और 1857 की क्रांति की शुरुआत में हमने कहा था, जो विद्रोह किया था किसने किया था सबसे पहले? मंगल पांडे ने। कब किया था? 29 मार्च को किया था ना। कहाँ पर किया था? बैरकपुर सैनिक छावनी में। जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उनको फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल के दिन, है ना। और मंगल पांडे जो थे वो शहीद हो जाते हैं, उनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद में ये कहते हैं कि क्रांति की योजना बनाई जाती है। क्रांति का दिन 31 मई था। सैनिकों में उसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल था और आम जनता में उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी या चपाती, है ना। ये कहते हैं कि 10 मई के दिन मेरठ के सैनिकों ने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की। कहा जाता है कि जब मेरठ के सैनिक बाजार में घूम रहे थे तो वहाँ पर कुछ औरतों ने उनके ऊपर तंज मारा साहब। जब वो गुजर रहे थे तो आप जानते हो अपने यहाँ की औरतें भी कितनी खतरनाक होती हैं। बोले हाल ही जीवता फरिया जोगी थे, मंगल पांडे मर गया फिर भी जीवते घूम रहे हो तुम लोग। होता ही नहीं होता ऐसा। आपने सुना होगा जसवंत सिंह कितने जोरदार शासक, और रानी ने दुर्ग में नहीं घुसने दिया। समझ रहे हो ना। तो ऐसा ही कहा जाता है कि जब ये मेरठ के सैनिक बाजार से गुजर रहे थे तो कुछ औरतों ने उनके ऊपर तंज कसा साहब। वो क्या कसा वो ही जाने, बाकी मैं अपने जहाँ तक मैं जानता हूँ अगर राजस्थान वाली होती तो शायद यही कहती, हाल ही जीवता फिर होगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो इसी तरह से इस घटना से प्रेरित होकर 10 मई के दिन मेरठ से किसकी शुरुआत हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी। अपने यहाँ पर भी क्रांति होगी। और क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। 2 तो कहाँ पर थी? अपने अजमेर में थी। कौन कौन सी? एक तो नसीराबाद, सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो कौन सी थी? नसीराबाद थी। सैनिक छावनियों में सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शक्तिशाली जो सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? नसीराबाद। इसकी स्थापना किसने की थी? डेविड ऑक्ट्रलोनी ने। किसने की थी? डेविड ऑक्ट्रलोनी ने। उसको मुगल बादशाह ने एक उपाधि दी थी। उपाधि कौन सी थी? नसीर। और नसीर उपाधि के कारण ही इसका नाम क्या था? नसीराबाद। दूसरी हमने बात की थी ब्यावर, ठीक है ना। इसके संस्थापक थे मेजर डिक्सन। मेजर डिक्सन जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की, परकोटे वाला शहर बनवाया। अंतिम परकोटे वाला शहर अगर भारत में कोई माना जाता है तो वो कौन सा मानते हैं? ब्यावर। एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? बी अवेयर, और हमने उसको क्या कर दिया? ब्यावर, ठीक है ना। यही ब्यावर में मेजर डिक्सन की समाधि बनी हुई है ना। और आप लोग जानते हैं अपने यहाँ पर किसी की भी समाधि हो तो अपने लोग उसको क्या करने लग जाते हैं? धूप अगरबत्ती लगाने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा, ठीक है ना। एक मैंने मज़ार के बारे में सुना है, दिल्ली में है गधे की मज़ार। मैंने सुना है, वास्तविकता है या नहीं है मुझे भी पता नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि एक बार कोई इंटरव्यू देने जा रहा था और वहाँ पर उस मज़ार के वो धोख लगा के चला गया। वो जो व्यक्ति था वो इंटरव्यू में सक्सेस हो गया, वापस आया। उसने मतलब सक्सेस होने के बाद में जब उसका रिजल्ट आया तो उसने वहाँ पर थोड़ा और अच्छा काम करवा दिया। लोग वहाँ धोख लगाने लगे। बाद में पता चला कि यहाँ किसी का गधा मर गया था और उसने यहाँ उसको दफनाया था। प्रिय गधा होगा शायद उसका। तो बाद में पता चला कि ये किसका मतलब किसका था? गधे के लिए बनाया गया था। गधे का मतलब स्मारक था ये, और इसलिए उसको क्या बोला जाता है? गधे की मज़ार। ये मैंने सुना है, देखो मैंने देखा नहीं है। जो देखा हो या पढ़ा हो उसके बारे में तो फिर भी पूरे श्योरिटी के साथ में बोला जा सकता है। तो ऐसे ही ब्यावर में ही मेजर डिक्सन की समाधि है। एक और हमने पढ़ी थी, वो कौन सी थी? कौन सी लिखवाई थी कल? एरिनपुरा। अच्छा, देवली लिखाई थी आपको पहले। देवली कहाँ पर है भाई? टोंक, ठीक है ना। ये अजमेर में है 2। देवली कहाँ पर है? अपने टोंक में है। वर्तमान में टोंक में है। कैसे गठन हुआ था मैंने आपको बताया ही था। एक और सैनिक छावनी थी अपने, कौन सी? एरिनपुरा। एरिनपुरा में कौन सी सेना रहती थी? जोधपुर लीजियन। और यहाँ पर ये कहते हैं इसका नाम एरिनपुरा इसलिए पड़ा था, जब इसकी स्थापना हो रही थी तो यहाँ एक अंग्रेज अफसर था मेजर डाउनिंग। तो मेजर डाउनिंग का जन्म स्थान एरन था। मेजर डाउनिंग जो था उसका जन्म स्थान क्या होता था? एरन। और एरन नाम उसने यहाँ निकाल दिया, इस
सैनिक छावनी का नाम क्या निकाल दिया गया? एरन, क्योंकि मेजर डाउनिंग का जन्म स्थान क्या था? एरन था। हमारे लोगों को मजा नहीं आया, बोले नहीं यार इसके कुछ तो लगाओ, गढ़ लगा दो, पूरा लगा दो, कुछ तो लगाओ इसके आगे पीछे, ये तो ऐसे ही हो गया। तो इसके पीछे क्या लगा दिया गया? पूरा, और ये स्थान क्या हो गया? एरिनपुरा। तो मेजर डाउनिंग जो अंग्रेज अफसर था उसका जन्म स्थान कौन सा था? एरन था, इसलिए ये क्या कहलाया था? एरिनपुरा कहलाया था। जोधपुर लीजियन का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर जो सेना थी वो कौन सी थी? जोधपुर लीजियन थी। एक कौन सी थी अपनी? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहाँ पर है भाई? उदयपुर में है। कौन सी सेना रहती थी यहाँ? मेवाड़ भील कोर, ठीक है ना। भीलों को नियंत्रण में रखने के लिए किस सैनिक छावनी का मतलब सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया था? मेवाड़ भील कोर। और मेवाड़ भील कोर को रखने के लिए सैनिक छावनी कहाँ पर? खेरवाड़ा में स्थापित की गई थी। और एक और जो थी वो कौन सी थी? नीमच वर्तमान में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्रांति होगी अपने 4 में, एक इसमें होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। केवल 2 सैनिक छावनियां रहेगी जिनमें अपने एक तो कौन सी हो गई? ब्यावर, और एक कौन सी हो गई? खेरवाड़ा। इन दोनों में क्रांति नहीं होगी, बाकी सब में क्या होगी? क्रांति होगी, है ना। अब अपने ये जो है सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से होगी? एरिनपुरा, सॉरी नसीराबाद से। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से। नसीराबाद अजमेर में है। और आपको पता है अजमेर में एक किला है अपने, अकबर का किला, जिसे मैगजीन का किला कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों के समय अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र, अंग्रेजों का राजकोष, अंग्रेजों की संपत्ति जो होती थी वो कहाँ पर होती थी? अजमेर में होती थी। और अजमेर की सुरक्षा के लिए एक सैनिक टुकड़ी की आवश्यकता थी और सेना रखना जरूरी था, और वो कहाँ पर रखी गई थी? नसीराबाद में भी थी, अजमेर में भी थी। तो नसीराबाद में जो क्रांति होती है वो कब होती है? 28 मई 1857 को। क्रांति का दिन कौन सा था? क्रांति का दिन कौन सा तय किया गया था? 31 मई। राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हो रही है वो पहले हो रही है या बाद में हो रही है? पहले हो रही है, ठीक है ना। देखो इस समय जो हमारे एजीजी थे राजस्थान के, कल हमने बात कर ली थी ना कि एजीजी पीएर ये तो इस समय राजस्थान का जो एजीजी था, जो राजपुताना एजेंसी थी, उसका जो एजीजी था उसका नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। मेरठ में जो क्रांति हुई थी, इस मेरठ की क्रांति की सूचना राजस्थान के एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के पास में ये पहुंची भाई 19 मई के दिन। कब पहुंची है? 19 मई के दिन इनके पास में समाचार आए, बोले क्रांति कहां पर हुई है? मेरठ में हुई है, ठीक है ना। 19 मई के दिन इनके पास में जब समाचार आए, ये समाचार कहां पर मिलेंगे इनको? अजमेर में या माउंट आबू में? कहां पर मिलेंगे? गर्मियों में एजीजी या जो अंग्रेज प्रशासनिक जो तंत्र होता था वो कहां पर होता था? माउंट आबू होता था। तो ये सूचना कहां पर मिली उनको? माउंट आबू में मिली। माउंट आबू में मिलते ही एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने हमारे सभी राजाओं को, सभी जो राज्य थे राजस्थान के, ठीक ना, आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो रियासतें हैं हम इनको राज्य बोल सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये मान सकते हो जैसे राजस्थान में 19 रियासतें थी एकीकरण के समय। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। हमने कितनी रियासतों को एक किया? 19 रियासतों को एक किया। और उसके बाद में किसका गठन किया? राजस्थान का गठन किया था। तो ये मान के चलो आज के हिसाब से 19 देश थे। आज के हिसाब से क्या थे? 19 देश थे, ठीक है ना। देश या राज्य हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो 19 राज्य या 19 देशों को मिलाकर आज के हिसाब से बता रहा हूं मैं। देश का मतलब क्या होता है? जिसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, अपनी राजनीतिक इकाई होती है, सारा सिस्टम उसका अलग होता है, मुद्रा व्यवस्था ये सारी क्या होती है उसकी अलग होती है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी था। हर राज्य के अलग अलग कानून थे, हर राज्य की अलग अलग मुद्राएं थी। तो कुल मिला के बात यह है कि 19 राज्यों को मिलाकर एक किया गया था, 19 देशों को मिलाकर एक किया गया था, या 19 रियासतों को मिलाकर एक किया गया था। तो अब एजीजी लॉरेंस ने सभी राज्यों के या रियासतों के राजाओं के पास में पत्र लिखे, उनको आज्ञा पत्र जारी किए
कि किसी भी राज्य में या किसी भी रियासत में क्रांति नहीं होनी चाहिए, क्रांतिकारियों को क्या नहीं मिलना चाहिए, प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। कोई भी राजा क्रांतिकारियों को किसी भी प्रकार का क्या नहीं देगा, समर्थन नहीं देगा। और ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो वो सहायता कौन करेंगे, देशी रियासतों के शासक करेंगे साहब। हमारे शासक तो वैसे ही किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। और कई राजाओं को मजबूरी में मान लीजिए, या कई राजा मतलब वैसे भी ज़्यादा खास किसके थे, अंग्रेजों के खास थे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, बोले कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, हम सब देख लेंगे। तो 19 मई के दिन मेरठ की क्रांति की सूचना एजीजी के पास पहुंची और उस समय कहाँ पर थे, माउंट आबू में। अब देखो आप, जब ये क्रांति की सूचना पहुंची तो अभी हमने बात की है कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का जो शास्त्रागार होता था वो कहाँ होता था, अजमेर में। गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र सब अजमेर में होते थे। अकबर के किले में उनका धन होता था, राजकोष होता था, या राजकीय संपत्ति सब कुछ कहाँ पर थी, अजमेर में थी। हमारी एक सेना थी और वो सेना कौन सी थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। सेना का नाम क्या था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पर थी भाई, अजमेर में थी। अब बैरकपुर भी बंगाल में है। अरे मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो भी कहाँ के थे, बंगाल के। मतलब बैरकपुर कहाँ पर है, बंगाल में है। तो इस तरह से अंग्रेजों को ये लगता था कि ये नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं ये क्रांतिकारी हैं, ये कभी भी क्रांति कर सकते हैं और क्रांति कर देंगे। अजमेर में क्रांति कर देंगे तो अजमेर में लूटपाट मचाएंगे। तो अजमेर में ही अंग्रेजों को क्या थे, हथियार थे और संपत्ति थी। इसलिए इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को उन्होंने यहाँ से कहाँ भेज दिया, नसीराबाद। बोले तुम कहाँ चले जाओ, नसीराबाद चले जाओ। ये कहाँ पर आ गए साहब, नसीराबाद आ गए। अब ये क्रांति कहाँ पर करेंगे, नसीराबाद में करेंगे। तो इन सैनिकों को, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को अजमेर से कहाँ भेजा गया, नसीराबाद भेज दिया। यहाँ तक भी इनको समस्या नहीं थी, बोले भेज दिया तो भेज दिया, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना। यहाँ भेजने के बाद में क्या हुआ कि एक तो इनके हथियार छीन लिए, तोपों को रेडी रखा गया कि किसी भी समय किसकी आवश्यकता हो सकती है, तोपों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो अजमेर से नसीराबाद आए थे, इनकी गश्त के लिए किसको नियुक्त कर दिया, बॉम्बे लांसर्स के जो सैनिक थे। कौन से सैनिक थे, बॉम्बे लांसर्स। इनको अंग्रेजों के प्रति वफादार माना जाता था। तो बॉम्बे लांसर्स के सैनिकों को ये कहा गया कि तुम किसका ध्यान रखोगे, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो अजमेर से कहाँ पर आए हैं, नसीराबाद में आए हैं, उनके ध्यान रखोगे, उनकी गश्त करोगे, भाई वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को ये लगने लगा था कि अंग्रेजों को किसके ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। इनका एक सैनिक था, इसी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह, ठीक है ना। क्या नाम था, बख्तावर सिंह। जब इस तरह की घटनाएं चल रही थी कि इनको अजमेर से कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया, इनके गोला मतलब इनके जो हथियार थे वो छीन लिए, अंग्रेजों ने इनकी गश्त लगाना शुरू कर दी, इनका ध्यान रखना शुरू किया गया। तो ऐसी स्थिति में इस बख्तावर सिंह ने, एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था I.T. प्रिचार्ड। अंग्रेज अफसर का नाम क्या था, I.T. प्रिचार्ड। इस I.T. प्रिचार्ड को बुलाया, बोले इधर आ। ये गया, बोले हाँ बोलो। अंग्रेजी में बोला होगा वैसे बेसिकली, है ना। इसने पूछा, बोले यार भाई साहब ये जो आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, इतना तामझाम क्यों फैला रहे हो, क्या हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो बख्तावर सिंह को समझा समझू कर कौन चला गया, I.T. प्रिचार्ड। बोला ही नहीं है, ये भाग गया वहाँ से, बोले बाद में बात करेंगे। ये वहाँ से चला गया। अब इनको डाउट होने लगा, बोले यार ये जरूर कुछ ना कुछ साजिश किसके खिलाफ हो रही है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के खिलाफ। अब जैसे मान लीजिए आप लोग हो, आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा शक किया जाए, आदमी का माथा खराब हो जाता है। देखो बोले यार इतना ही शक कर रहे हैं तो मैं करके ही दिखा देता हूँ। मैं इनको ये डर लग रहा है कि हम लोग विद्रोह कर देंगे, तो अब इनको भी लगने लगा कि हम क्या कर देते हैं, क्रांति कर ही देते हैं। तो क्रांति की शुरुआत कौन सी सैनिक टुकड़ी के सैनिक करेंगे, 15वीं
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक करेंगे। कौन सी सैनिक छावनी से? नसीराबाद से। इसकी एक किताब है वैसे आईटी प्रिचार्ड की, ठीक है ना, इसकी एक किताब है, उस किताब का नाम है द म्यूटिनीज इन राजपुताना। एक किताब है इनकी, इसका ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा। आईटी प्रिचार्ड ने जो किताब लिखी थी वो कौन सी लिखी थी? द म्यूटिनीज इन राजपुताना। इसके अंदर 1857 की क्रांति के बारे में लिखा हुआ मिलता है। एक बार एक एग्जाम में ये किताब का नाम पूछ भी लिया गया था वैसे, ठीक, लिखे आप। ये सैनिक छावनियाँ पूरी लिखवा दी ना, 6 की 6, है ना। क्रांति में लिखो सबसे पहले नसीराबाद, नसीराबाद पहला लिखो, नसीराबाद। जो क्रांति की शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है? अपने नसीराबाद से। और इसमें लिखे, बेस करके लिख दो कब हुई थी क्रांति यहाँ पर? 28 मई, फटाफट लिखिए 28 मई 1857, 28 मई 1857 लिख लिया। फिर लिखिए आप मेरठ, मेरठ की क्रांति की सूचना, मेरठ की क्रांति की सूचना राजस्थान के एजीजी राजस्थान के एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को, पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई के दिन, 19 मई के दिन माउंट आबू में मिली, माउंट आबू में मिली। कहां पर मिली? माउंट आबू में, लिख लिया ना। अब इसके बाद की कहानी आपको याद रहनी चाहिए कि माउंट आबू में इसको सूचना मिली तो इसने राजाओं को और इनको आज्ञा दी, पत्र लिखे कि आप लोग सब क्या रहना, सतर्क रहना, ठीक है ना। किसका सहयोग करना है? अंग्रेजों का सहयोग करना है। किसका सहयोग नहीं करना? क्रांतिकारियों का, विद्रोहियों का सहयोग नहीं करना है। अब जब ये सूचना पहुंच गई तो इधर अजमेर में भी, अजमेर उनका मुख्यालय हुआ करता था, हेडक्वार्टर था उनका। अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक अगर राजस्थान में कोई चीज़ थी तो वो जगह कौन सी थी? अपने अजमेर थी। अजमेर में ही उनके गोला बारूद थे, अजमेर में ही उनका धन था, संपत्ति थी, राजकीय कोष था। तो इसलिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर में थी उसको कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। तो लिखिए आप एक लाइन, अजमेर से, अजमेर से, अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री लिखूं? नेटिव इन्फेंट्री, तो एनआई लिख लेते, क्या फर्क पड़ रहा था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैन्य टुकड़ी को, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैन्य टुकड़ी को कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया, नसीराबाद भेज दिया गया, है ना। अब यहां की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस समय जो जब क्रांति हो रही है यहां नसीराबाद में, जब क्रांति होगी तो एक सेना तो कौन सी हो गई यहां पर? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री होगी, जो कहां से आ गई? अजमेर से आ गई। यहाँ पर एक और सेना थी नसीराबाद में पहले से ही, वो कौन सी थी? 23वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, है ना। एक सेना कौन सी है यहाँ पर?
बॉम्बे लांसर्स। एक सेना कौन सी है? बॉम्बे लांसर्स है। और एक भारतीय तोपखाने की टुकड़ी भी यहाँ पर थी, है ना। तो कुल मिला के मुख्य जो टुकड़ियाँ यहाँ पर थी नसीराबाद में, एक तो कौन सी हो गई? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कहाँ से आई है? अजमेर से। कहाँ आई है? नसीराबाद आई है। ये यहाँ पर पहले से है बॉम्बे लांसर्स, ठीक है ना। इसके अलावा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये नेटिव इन्फेंट्री ये जो है, ये सैनिक टुकड़ियों के नाम होते हैं, जैसे आज भी होते हैं। राजपूत रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट होती है, या और भी रेजिमेंट्स होती है अपने यहाँ, समझ गए ना। तो ये जो रेजिमेंट्स होती है, इनके नाम जो होते हैं, कैसे खुश हुए सर? आप भी कोई सैनिक हो क्या? ऐसे खुश हुए, चारों तरफ देखे, ये कोई सैनिक नहीं है, ये सुपरवाइजर बनेंगे ये लोग, है ना। इनको ज़्यादा चढ़ाओ मत आप पीछे देख देख के इनका। तो ये सब किसका नाम है? सैनिक टुकड़ियों के नाम है बस, जैसे आज भी होते हैं। गोरखा रेजिमेंट ये होती है ना आज अपने। तो अब एक तो ये हो गई, देखो एक मैं इसकी बात कर ही रहा हूँ। एक जिसने गश्त लगाई थी, इन सैनिकों की गश्त लगाई थी, वो कौन सी थी? बॉम्बे लांसर्स। इसका पूरा नाम था फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स। तो एक ये है, और एक भारतीय तोपखाने की टुकड़ी भी थी यहाँ पर। खूब सारे सैनिक थे, अलग अलग टुकड़ियों के सैनिक थे। वैसे हमें मतलब है एक इससे, क्योंकि 30 मई के दिन ये भी क्रांति करेंगे। एक हमें मतलब इनसे है, क्योंकि सबसे पहले जो क्रांति करेंगे नसीराबाद में वो कौन से करेंगे? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। और एक हमें इनसे मतलब है, क्योंकि ये जो सैनिक टुकड़ी थी वो अंग्रेजों के प्रति वफादार थी, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की गश्त के लिए जिसे लगाया गया था वो सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? बॉम्बे लांसर्स थी, है ना। इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं कि नसीराबाद में नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के की गश्त के लिए किस सैन्य टुकड़ी को नियुक्त किया गया था? वो कौन सी थी? अपने बॉम्बे लांसर्स थी। कौन सी सैन्य टुकड़ी अंग्रेजों के प्रति वफादार मानी जाती थी? बॉम्बे लांसर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से, इसलिए ये 3 टुकड़ियों को हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर? लिखे आप? कहाँ तक लिख लिया? अच्छा, नसीराबाद से कहाँ भेज दिया, मतलब अजमेर से कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद। लिखे? नसीराबाद में, फटाफट लिखो आप। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की गश्त के लिए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की गश्त के लिए, गश्त नहीं जानते हो? उसके मतलब जो एस्कॉर्ट करना हो गया जिसको, मतलब उसको ये मान के चलो चारों तरफ गश्त लगाते रहते। पुलिस वाले नहीं लगाते क्या अपने गश्त, है ना, निगरानी जो रखते हैं, निगरानी लिख लो आप। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया डैश करके लिखो, किसको नियुक्त किया गया था? बॉम्बे लांसर्स। बॉम्बे लांसर्स, ठीक है ना। सैन्य टुकड़ी है ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर पढ़े तो लिख देना बॉम्बे लांसर्स सैन्य टुकड़ी को, समझ गए ना। सैनिक टुकड़ी है, कहीं आप लोग बाद में ये देखते रहो कि बॉम्बे लांसर्स कौन है भाई, ये किसका नाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। हालांकि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद में तो ऐसी समस्या आएगी नहीं आएगी ना। और मुझे ये भी पता है कि एक बार क्लास को देखने के बाद में कोई दोबारा देखना भी नहीं चाहता, शायद ये भी होता है ना। लिखिए आप, ये जो बॉम्बे लांसर्स है ना, इसी में डैश करके लिख दो, अंग्रेजों के प्रति क्या मानी जाती थी? वफादार। इसको क्या माना जाता था? अंग्रेजों के प्रति वफादार। आप लोग एक काम किया करो, जैसे मान लो ये लिख दिया आपने, इस तरह से लाइन खींची और लिख दो, फिर नोट्स आपके हैं, समझ में आपके आना चाहिए। बॉम्बे लांसर्स, और इसमें डैश करके लिख दीजिए आप, ये अंग्रेजों के प्रति क्या थी? वफादार थी। क्लियर? अब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो सैनिक था वो कौन था? बख्तावर सिंह। जब इनके हथियार छीन लिए गए, इनके गश्त लगाई जा रही थी, है ना, निगरानी रखी जा रही थी, तो सब इतना ज़्यादा हो रहा था, तो बख्तावर सिंह ने किससे पूछा था? आईटी प्रसाद से, है ना। लिखिए आप,
नसीराबाद में अंग्रेज अफसर आईटी प्रिचार्ड से सैनिक भक्तावर सिंह ने उनके ऊपर किए जा रहे संदेह का कारण पूछा। उनके ऊपर किए जा रहे संदेह का कारण पूछा, है ना। और वहां से चुपचाप कौन खिसक गया था? आईटी प्रिचार्ड, बिना अनसुनी करके। जैसे कई बार आपसे कोई पूछ रहा हो, घर वाले आप कुछ करके आए हो, आपसे पूछे तो आप एक बार तो ऐसे ही जाते हैं जैसे आपने सुना ही नहीं हो, होता है ना। वैसे अनसुनी करके कौन चला गया? आईटी प्रिचार्ड चला गया। किसने पूछा था? बख्तावर सिंह ने। आईटी प्रिचार्ड की किताब कौन सी है? द म्यूटिनीज इन राजपुताना, है ना। ये जरूर लिखे आप, आईटी प्रिचार्ड का ग्रंथ। 1857 की क्रांति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाली किताब है ये। आईटी प्रिचार्ड की पुस्तक कौन सी थी? डैश करके लिख दो। आईटी प्रिचार्ड की पुस्तक या ग्रंथ? द म्यूटिनीज इन राजपुताना। द म्यूटिनीज इन राजपुताना लिख लिया, ठीक है, लिख लिया ना। हटा दो इसको। हटा दो ना। अब यहां पर जो विद्रोह किया किस दिन हुआ? 28 मई। हम बार बार बात कर रहे हैं। और किसने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की शुरुआत कब की इन्होंने? 28 मई के दिन। जैसे ही विद्रोह की शुरुआत होगी, आपको पता है कि ये सबसे पहले क्या करेंगे? लूट खसोट मचाएंगे। सैनिक टुकड़ी, ये सैनिक छावनी जो है, यहाँ से हथियार लूटेंगे, धन लूटेंगे। एक और काम ये करेंगे, जो भी अंग्रेज अफसर बीच में आएगा उनकी भी हत्या कौन करेंगे? ये सैनिक करेंगे। क्योंकि अंग्रेज अफसरों ने पहले किसके ऊपर अत्याचार किया था? भारतीय सैनिकों पर। तो इसलिए ये भी उनको मारेंगे आप मौका पड़ते ही। तो यहाँ पर देखो, नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत होते ही एक आदमी था, कर्नल न्यूबरी, है ना। एक का नाम तो क्या था? कर्नल न्यूबरी। एक का नाम था कैप्टन स्पोटिसवुड। एक कौन सा था? कैप्टन स्पोटिसवुड। इन दोनों को तो क्या कर दिया उन्होंने? उनकी हत्या कर दी भाई। इन दोनों की तो हत्या ही कर दी। कुछ और थे, जैसे कैप्टन हार्डी था, लेफ्टिनेंट लोच था, ये घायल हो गए थे। एक व्यक्ति और था, एक अंग्रेज अफसर और था, जिसका नाम था कर्नल पेनी। ये जो कर्नल पेनी था, जैसे ही क्रांति हुई नसीराबाद में, हाँ जी सर, अब बात मत करना, आप सीधे बैठो, रिकॉर्डिंग और चलती है, उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो आप ज़िंदगी में बोर्ड से ध्यान नहीं हटाते। तो कर्नल पेनी जो है, ये नसीराबाद से ब्यावर की ओर भाग रहे थे। तो पेनी के पेन हुआ, और पेन कहाँ हुआ? छाती में हुआ। अरे पेनी के पेन कहाँ हुआ? छाती में। यानी इसके क्या हुआ भाई? हार्ट अटैक आ गया। अरे हार्ट अटैक हो गया ना ये चीज़, तो इसके पेन हुआ पेनी के। यानी हृदयघात से मृत्यु किसकी हुई थी? पेनी की। भागते 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 इसका तो जो हार्ट था, हार्ट ने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो कर्नल पेनी जो था, इसकी मृत्यु कैसे हुई? हृदयघात से। टेंशन भी हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये दो एक नाम आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों नाम जो हैं कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और हृदयघात से जिसकी मृत्यु हुई थी वो कौन था? पेनी। पेनी तो याद रह जाएगा आपको, ठीक ना? किसके पेन हुआ था? पेनी के हुआ था, है ना? लिखिए आप। नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने देश करके लिखिए आप, ऐसे कैसे लिख लो, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड, इन दोनों की क्या कर दी गई? हत्या। और फिर कौन सा है अपने? कर्नल पेनी, इसकी क्या हो गई थी साहब? हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी और इसकी हृदयघात से मृत्यु। लिख लिया? फटाफट लिखा करो यार, कौन सी स्पेलिंग मिलाने लग जाते हो? कोई गारंटी नहीं है मेरी भी स्पेलिंग ठीक ही हो, समझ गए? इतना ध्यान से एक एक स्पेलिंग मत मिलाया करो आप लोग। लिख लिया क्या? सबने लिख लिया? इसके हार्ट अटैक ला दिया, मार दिया? चलिए खैर, अब यहां पर जो क्रांति की शुरुआत हो रही है वो कौन कर रहे हैं भाई? क्रांति की शुरुआत कौन कर रहे हैं? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहां पर एक और थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एक और थी ना, वो कौन सी थी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये शुरू में क्रांति में शामिल नहीं हुए थे। इन्होंने बोला रे यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम क्रांति कर रहे हैं, तुम साथ ही नहीं हो। तो अब इनको भी जोश आया, जैसे आया था ना मेरठ वालों को, मैंने बताया था कि बाजार से निकल रहे थे तो कुछ औरतों ने तंज कस दिया, तो वैसे इन्होंने भी इनके ऊपर तंज कसे, बोले मर जाना चाहिए डूब कर, ढकनी में नाक देकर, जो भी है। तो ये जब इनको कहा गया तो ये जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वाले सैनिकों ने कहा, बोले हम 30 तारीख को ही क्या होंगे? शामिल होंगे। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक किस दिन शामिल हुए थे? 30 मई को। ये अच्छा काम किया देखो, है ना? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक किस दिन शामिल हो गए थे? 30 मई को। तो लिख दीजिए आप। तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी 30 मई को क्रांतिकारियों के साथ हो गए, क्रांतिकारियों के साथ हो गए, है ना? अब हम पीछे बात करके आए थे, मेरठ के क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे थे। उस समय हमारे मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। उन्होंने क्रांति का नेता किसको घोषित किया था? बहादुर शाह जफर को, जिन्होंने बख्त खान की सहायता से इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। अब ये नसीराबाद के सैनिक जो है वो भी सीधे कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली। ये भी कहाँ के लिए रवाना हो गए? दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यानी धन जो था या हथियार वथियार जो थे वो लूट कर ये भी कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए थे। ठीक है। अब देखो, वैसे तो एक थोड़ी सी चीज़ समझ लो कि सबसे पहले क्रांति जो हुई वो नसीराबाद से ही क्यों हुई, और जगह से क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक तो आपको पता है नसीराबाद सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी, और अजमेर से सैनिकों को कहाँ भेज दिया गया था? नसीराबाद। उनकी निगरानी की गई, उनके हथियार छीन लिए गए, वहाँ पर तोपें तैयार की गई ताकि विद्रोह की स्थिति में क्या किया जा सके, उनको यूज़ में लिया जा सके। इसी प्रकार से कुछ साधु सन्यासी जो थे वो कहाँ पर घूम रहे थे? नसीराबाद में घूम रहे थे। नसीराबाद में जब वो लोग घूम रहे थे तो वो सैनिकों को तो क्या दे रहे थे? क्या देंगे भाई सैनिकों को? चपाती देंगे या कमल का पुष्प देंगे? कमल का पुष्प। और आम जनता में क्या बांटेंगे? चपाती। तो कुछ सन्यासी जो थे वो क्या कर रहे थे? चपातियाँ बांट रहे थे, कमल के पुष्प बांट रहे थे, यानी क्रांति का संदेश पहुंचा रहे थे। इसी प्रकार से जब इसका विरोध होने लगा, चर्बी वाले कारतूस का जब विरोध होने लगा, तो ये विरोध जब हुआ तो अंग्रेजों ने एक काम ये किया
कि चर्बी वाले कारतूसों को रोक दिया, एक बार बंद कर दिया। बोले एक बार इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। जब चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग को बंद कर दिया गया तो अंग्रेजों के खिलाफ जो पहले संदेह था सैनिकों को, अब वो विश्वास में बदल गया। बोले वास्तव में क्या था उसमें, चर्बी थी। किसकी चर्बी थी, गाय और सूअर की चर्बी थी। जैसे मान लो आप किसी के लिए पानी लेके आओ और आपको संदेह हो जाए इसमें जहर है, आप बोल दो इसमें जहर है, अब वो उसको वापस लेकर चला जाए, आपको पिलाए नहीं, वापस लेकर चला जाए, तब तो आप जरूर ही मान लोगे। बोले हाँ था तो जहरी, बेटे ने मिलाया तो क्या था, जहर ही मिलाया था, ये तो मुझे पता चल गया। अगर वो पी लेता तो शायद दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। जहर होता तो दिक्कत नहीं होती, वैसे ही दिक्कत नहीं होती, और नहीं होता तो वैसे दिक्कत नहीं होती। समझ गए ना आप लोग। तो वैसे ही जब इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग बंद करवा दिया तो सैनिकों में विश्वास हो गया कि वास्तव में ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने हमें जो कारतूस दिए थे उन कारतूसों में वास्तव में क्या था, गाय और सूअर की चर्बी उसमें थी। समझ गए ना। तो इस तरह से सबसे पहले क्रांति कहाँ हो गई थी, अपने नसीराबाद में। ये सैनिक कहाँ पहुँच गए थे, दिल्ली। कहते हैं कि दिल्ली 18 जून के दिन ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। समझ गए। अरे नसीराबाद वाली समझ गए क्या। अब दूसरे नंबर पर कहाँ होगी, दूसरे नंबर पर कहाँ होगी भाई, नीमच। नीमच कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। उस समय तो राजपूताना एजेंसी में ही हुआ करती थी, ठीक है ना। तो ये जो नीमच है, यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था कर्नल एबोट। क्या नाम था उसका, कर्नल एबोट। इसके पास में सूचना पहुंची, बोले साहब मेरठ में भी क्रांति हो गई, राजस्थान में भी कहां पर क्रांति हो गई, नसीराबाद में भी। तो कर्नल एबोट के पास में सूचना पहुंची, इसने सैनिकों को बुलाया, बोले सब यहाँ आओ, इकट्ठा किया, जैसे आप लोग बैठे हैं। इकट्ठा करके जो हिंदुओं को तो हिंदू धर्म ग्रंथ यानी गीता जी विता जी की कसमें खिलाई, और मुसलमानों को किसकी कसम खिलाई, कुरान की। आप लोग होते तो शायद विद्या की सौगंध खिलाते आप लोगों को। तो हिंदू और जो मुस्लिम सैनिक थे उनको उनके धर्म ग्रंथों की सौगंध खिलाई जा रही थी कि वो क्या नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। बोले सौगंध खा, विद्रोह नहीं करेगा, बोले नहीं करूंगा। तो कुछ लोगों ने तो इसको मान लिया। अब वहां पर एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली बेग। इस मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया। ये जो वफादारी की सौगंध खिलाई जा रही थी, इस सौगंध को खाने से किसने मना कर दिया, मोहम्मद अली बेग ने। इसने क्यों मना किया, इसने ये कहा कि आपने जब साइक संधियां की थी राज्यों के साथ में, तो उस समय आपने क्या कहा था कि हम आपके राज्य को नहीं हड़पेंगे, आपके आंतरिक मामले जो होंगे उनमें क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। खूब सारी सौगंधें आपने भी खाई थी। और अब आपने क्या कर लिया, अवध को, अवध का जो वाजिद अली शाह जो था उनको हटाया गया था, और उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि आप प्रशासन सही ढंग से नहीं चला रहे हो। आरोप क्या लगाया गया था, आप प्रशासन जो है वो सही ढंग से नहीं चला रहे हो। सबसे ज़्यादा सैनिक जहाँ के शामिल थे इस क्रांति में वो अवध के सैनिक थे। और अवध जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को उस ज़माने में भारतीय सैनिक जो होते थे उनकी पौधशाला भी कहा जाता था। यानी हम ये मान सकते हैं कि भारत में उस समय जो ब्रिटिश सेना में ज़्यादातर अंग्रेज सेना में जो सैनिक होते थे वो कहाँ से भर्ती होते थे, अवध से भर्ती होते थे। तो अब इन्होंने कहा कि तुमने तो कसम खाई थी और अवध राज्य को रुंगट खाकर मिला लिया, हड़प लिया उसको, रुंगट ही खाई ना, ये आपकी नज़र में क्या हो गई है, रुंगट खाना हो गई। बोले आपने अवध को मिला लिया, तो हमने कोई ठेकेदारी ले रखी है क्या वफादारी की सौगंधें खाने की, मैं तो नहीं खाता साहब। तो किस सैनिक ने मना कर दिया, मोहम्मद अली बेग ने। किसके सामने, कर्नल एबोट के सामने। तो एक तो कर्नल एबोट आपको नाम ध्यान रखना है, और एक नाम कौन सा ध्यान रखना है आपको, मोहम्मद अली बेग। अब जो क्रांति की शुरुआत हुई वो कब हुई, 3 जून। 31 मई को तो अब भी नहीं हुई, पहले 28 मई को हुई थी, और अब कब हो रही है, 3 जून को। तो 3 जून को एक जो नेता था इनका, यह नेतृत्व कौन कर रहा था, हीरा सिंह। तो क्रांति की शुरुआत किसके नेतृत्व में होती है, हीरा सिंह के नेतृत्व में होती है।
है ना। लिखे यहां तक आप लोग। नीमच, नीमच वर्तमान में कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसमें एक ये डेट भी लिख लिया करो, 3 जून 1857, यानी यहां पर इस क्रांति की जो शुरुआत होगी वो कब हो जाएगी? 3 जून 1857। लिखे इसमें। मेरठ एवं नसीराबाद, मेरठ एवं नसीराबाद की क्रांति की सूचना, आप नहीं लिख रहे हो? हाँ लिखो। मेरठ एवं नसीराबाद की क्रांति की सूचना नीमच पहुंचने पर, नीमच पहुंचने पर अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट, अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने के लिए कहा। क्लियर? किसने मना कर दिया? मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया, है ना। तो लिखिए आप, मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया। क्या कहा था उसने? कि आपने भी कस्में खाई थी, ठीक है ना, लेकिन अवध के साथ में आपने क्या किया आपको पता ही है। तो वफादारी की कस्में हम क्यों खाए? तो इसलिए किस सैनिक ने मना कर दिया था? मोहम्मद अली बेग ने। अब 3 जून के दिन रात को 11 बजे किसके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हो गई? हीरा सिंह के नेतृत्व में। तो लिखिए आप, 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। किसके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हो गई? हीरा सिंह के। यहां तक तो समझ में आएगा। अब ये भी कहां जाएंगे? दिल्ली की ओर जाएंगे ना। ये भी कहां जाएंगे? दिल्ली की ओर। ये नीमच से चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए भीलवाड़ा के कहां पहुंचे? शाहपुरा पहुंच गए भाई, ठीक है ना। कहां पहुंचे ये? शाहपुरा। शाहपुरा का जो शासक था उस समय, उसका नाम लक्ष्मण सिंह था। शाहपुरा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। इस लक्ष्मण सिंह ने इन सैनिकों की क्या की थी भाई? सहायता की, है ना। जब ये लक्ष्मण सिंह के पास में गए, शाहपुरा गए, तो लक्ष्मण सिंह ने उनको बैठाया, नाश्ता पानी कराया, उनको कुछ जो और भी हथियार चाहिए थे, खाना वाना खिलाया। अच्छी खातिरदारी किसने की? लक्ष्मण सिंह ने की। हमने पढ़ा था कि जो मेवाड़ का कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। और वो कौन था? सावर्स। ये सीएल सावर्स भी इनका पीछा कर रहा था। आगे आगे ये जा रहे थे और पीछे पीछे गाड़ी किसने लगा रखी थी? सीएल सावर्स ने। ये शाहपुरा से निकल गए। इतनी देर में कौन पहुंचा बाद में? सीएल सावर्स भी कहां पहुंचा? शाहपुरा।
बाहर जाकर बेल बजाई इसने, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा थपथपाया, बोले मैं सीएल सावर्स, अंदर से आवाज़ आई, बोले भाग जा। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों की तो सहायता की, लेकिन जब सीएल सावर्स क्रांतिकारियों का पीछा करता हुआ कहाँ पहुंचा, शाहपुरा पहुंचा, तो उसने किले के दरवाजे ही नहीं खोले। ये बाहर थोड़ी देर फड़फड़ाहट करके वापस कौन आ गया, सीएल सावर्स आ गया। तो समझ गए। तो लिखे आप क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। अच्छा, बीच के स्थानों की तो जरूरत ही नहीं है, चित्तौड़, बनेड़ा, हमीरगढ़ होते हुए कहाँ पहुंच गए थे, शाहपुरा। तो लिखे आप, तो डायरेक्टली लिखे क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे, क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे, जहां लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा का शासक कौन था भाई, लक्ष्मण सिंह ने, ये शासक था शाहपुरा का, ध्यान रख लेना। लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की सहायता की, क्रांतिकारियों की क्या की, सहायता की। लिख लिया। अब क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए कौन भी पहुंचा था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, सीएल सावर्स। और उस समय उन्होंने क्या नहीं खोले, दुर्ग के दरवाजे ही नहीं खोले थे। तो ये लाइन भी लिखिए आप, क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए, क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए, जब क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए जब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सीएल सावर्स, सीएल सावर्स शाहपुरा पहुंचा, सीएल सावर्स शाहपुरा पहुंचा, तब शाहपुरा के शासक ने, शाहपुरा के शासक ने किले के दरवाजे तक नहीं खोले, किले के दरवाजे तक नहीं खोले। क्लियर, किले के दरवाजे तक नहीं खोले, लिख लिया। अब देखो, नीमच मध्य प्रदेश में वर्तमान में, नीमच ये मान के चले कि मेवाड़ के नजदीक है या हाड़ौती के नजदीक है ना। नीमच जो होगा वो किसके नजदीक होगा, या तो हाड़ौती के नजदीक या मेवाड़ के नजदीक। यहां पर अंग्रेज परिवार रहते थे। जैसे ही क्रांति होगी, अंग्रेज परिवारों की हत्या की जाएगी कि नहीं की जाएगी, तो अंग्रेज जान बचाकर भागेंगे ना, तो या तो हाड़ौती की ओर भागेंगे या किस ओर भागेंगे, मेवाड़ की ओर भागेंगे, है ना। तो अब नीमच से जो अंग्रेज परिवार भागे थे, एक तो यहां पर यह हुआ था कि नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी जो था उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बच्चों की भी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। यानी एक अंग्रेज सार्जेंट जो था उसकी और उसके बच्चों की क्या कर दी गई थी। एक तो अंग्रेज सार्जेंट के सार्जेंट और उसके बच्चों की हत्या कर दी, है ना। यहां से अंग्रेज भाग रहे थे, नीमच से भागे, भागकर कुछ अंग्रेज परिवार एक गांव में जाकर रुके। चित्तौड़ में गांव है, उसका नाम कौन सा है, डूंगला। कौन से गांव जाकर रुके, डूंगला गांव। यह घटना कब की है भाई, 3 जून की। नीमच में क्रांति कब हो रही है, 3 जून के दिन। राजस्थान में या उत्तर भारत में उस दिन, मतलब इस समय कितनी गर्मी होती है आपको पता ही है। जून का महीना भी गया था ना पीछे, लूएं चलती है इस समय। तो डूंगला गांव से, मतलब ये अंग्रेज नीमच से भागकर कहां पहुंचे, डूंगला गांव। यहां पर जो किसान था, यहां पर एक किसान था, उसका क्या नाम था, रुंगाराम या रुगाराम। उस किसान का नाम क्या था, रुंगाराम, या उसका नाम क्या था, रुगाराम।
ये अंग्रेज जब भागकर डूंगला गांव आए तो किसान वैसे ही आप जानते हो दयालु होते हैं, चाहे किसानों के ऊपर कितने अत्याचार लोग करें लेकिन फिर भी वो उनको शरण देगा। बोले यार भापड़ों की हालत खराब हो गई अंग्रेजों की, उनको अपने यहाँ शरण किसने दी? इस रूगाराम किसान ने। बोले रह जाओ यहाँ, खाना वाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मारने नहीं देंगे। तो कुल मिला के जिस किसान ने शरण दी थी अंग्रेजों को वो कौन था? रूगाराम, ठीक है ना। और कौन से गांव का किसान था ये? डूंगला गांव। लिखिए आप, नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव के किसान रुग्गाराम या रुंगाराम, रुग्गाराम ही लिख लो आप, तो रुग्गाराम ने शरण दी। रुग्गाराम ने शरण दी। अब पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सीएल सावर्स। उसको पता चला, बोले अंग्रेज परिवार भाग कर गए हैं, वो यहां पर आया। इन अंग्रेज परिवारों को लेकर कहां गया भाई? मेवाड़। मेवाड़ या हम लोग कह सकते हैं इनको लेकर वो कहां गया? उदयपुर। इन परिवारों को लेकर वो कहां पर गया? उदयपुर गया। और यहां उदयपुर के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह को जाकर बोलता है, बोले इनका ध्यान रखना भाई। वो अंग्रेज परिवार, उनको कहां पर ले जाया गया? उदयपुर। उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने उन अंग्रेज परिवारों को जहां ठहराया था वो जगह कौन सी थी? पिछोला झील में एक महल बने हुए हैं, जग मंदिर महल। कौन से महल? जग मंदिर महल। तो जग मंदिर महलों में शरण किसने दी थी भाई? महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसको? अंग्रेजों को, जो कहां से भाग कर आए थे? नीमच से भाग कर आए थे। नीमच से पहले तो कहां पर आए थे? डूंगला गांव में। और भी गांव में गए थे, लेकिन बेसिकली जिसका ज्यादा चर्चा में नाम आता है वो कौन सा गांव आता है? डूंगला। फिर इनको इकट्ठा कर करा के कहां लाया गया? उदयपुर। महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। ठीक है, तो लिखें नीमच से भागकर आए अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने उदयपुर में पिछोला झील में स्थित जग मंदिर महलों में शरण दी। जग मंदिर महलों में शरण दी, है ना? समझ गए? जब शाहजहां ने विद्रोह किया था अपने पिता जहांगीर के खिलाफ, तो वो भी कहां पर आकर रुका था? जग मंदिर महलों में। ताजमहल जानते हैं आप लोग? देखा होगा। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो ये कहते हैं कि शाहजहां ने ये जो ताजमहल बनवाया था वो किसकी नकल पर बनवाया था? जग मंदिर महलों को देखने के बाद में उसके दिमाग में किसका आइडिया आया था? ताजमहल का आइडिया आया था। क्लियर? तो अब उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने किस में ठहराया? जग मंदिर महलों में ठहराया था, जो कहां पर है? पिछोला झील में स्थित है। सेना को कहां तक पहुंचा दिया था भाई? शाहपुरा तक। अरे सैनिक कहां तक चले गए थे? शाहपुरा। तो ये नीमच से सैनिक कहां गए? शाहपुरा। शाहपुरा का शासक कौन? लक्ष्मण सिंह।
घटना आपको याद रहनी चाहिए। और यहां से ये सैनिक कहां पहुंचे? देवली। ये सैनिक कहां पहुंच गए भाई? देवली। देवली में कौन सी सेना होती थी? कोटा कंटिंजेंट। यहां पर कौन सी सेना होती थी? यहां पर जो सैनिक टुकड़ी होती थी वो थी कोटा कंटिंजेंट। तो ये कोटा कंटिंजेंट के जो सैनिक थे, कोटा कंटिंजेंट के जो सैनिक थे, ये तो मथुरा गए हुए थे, है ना। और यहां पर देवली में ही एक दूसरी सैनिक टुकड़ी थी, महिदपुर मध्य प्रदेश में है, महिदपुर के सैनिक थे। कौन से सैनिक थे भाई? महिदपुर के सैनिक थे। इन सैनिकों को साथ में लेकर और ये कहां की ओर चले गए? दिल्ली की ओर चले गए। ये कहते हैं कि कोटा राज्य के कुछ राजकीय सैनिक भी इन सैनिकों के साथ में हो गए थे जो नीमच से आए थे। तो अब ध्यान रखना, नीमच में क्रांति कब हुई? 3 जून के दिन, है ना। हम नीमच से शुरू कर रहे थे, अंग्रेज परिवार भाग गए यहाँ से, क्रांति होती डुंगला गांव में गए, डुंगा राम ने शरण दी। किसने शरण दी थी इनको? रुंगाराम या रुगाराम ने। फिर वहाँ से कहाँ गए थे ये? उदयपुर गए थे। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज परिवारों को कहाँ रखा? पिछोला जेल में स्थित जग मंदिर महलों में। सैनिक जो थे, सैनिक विद्रोह करने के बाद में शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने उनकी सहायता की। यहाँ से कहाँ गए वो? देवली। ठीक है, देवली में कौन सी सेना रहती थी? कोटा कंटिंजेंट। लेकिन ये कहाँ गए हुए थे? इसलिए यहाँ पर कौन सी सेना थी? महिदपुर के सैनिक थे। ये महिदपुर के सैनिक किसके साथ में हो गए? नीमच के सैनिकों के साथ में। और इनके साथ में ये कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। ये भी कहाँ चले गए भाई? दिल्ली चले गए। ठीक है, तो महिदपुर के सैनिकों को साथ में लेकर ये कहाँ चले गए? दिल्ली। लिखे आप। पहले लिखो नीमच, फिर शाहपुरा। यहां तक तो आ गए थे हम, शाहपुरा पहुंच गए थे ना। बीच में वो अंग्रेजों का सेटलमेंट करवाने लग गए थे, है ना, वो भाग रहे थे बेचारे। तो बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।